तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं बुलडोजर वाली कार्रवाई की, जिसकी चर्चा यूपी से जम्मू कश्मीर तक हो रही है और दहशत माफियाओं से लेकर आतंकवादियों तक है। कैसे इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर दो बुलडोजर इस वक्त देख रहे होंगे। एक बुलडोजर यूपी के प्रयागराज में माफिया के घर पर चला है। ये माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए एक्शन मोड में है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर बुलडोजर भी फुल एक्शन में है, जो आतंकवादियों को और आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला रहा है। देश भर में बुलडोजर पर शोर और माफियाओं और आतंकवादियों की मिट्टी में मिलाने की होड़ के बीच होली से ठीक पहले दबे पांव महंगाई की मार आम लोगों को बड़ा झटका दे गई। आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए। ये पिछले 24 महीनों में 384 रुपए महंगा हो गया। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ गए। सोचिए, क्या पिछले 2 सालों में आपकी कमाई इतनी तेजी से बढ़ी है जितनी तेजी से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं? तो आज आपने दिन भर बुलडोजर की खबरें देखी होंगी, लेकिन हम जो आपको बुलडोजर दिखा रहे हैं वो सिर्फ माफियाओं के घरों को नहीं बल्कि आतंकवादियों को ही खत्म कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आज बुलडोजर ने माफियाओं के घरों को ढहा दिया, तो जम्मू कश्मीर में बुलडोजर ने आतंकवादियों को रौंद दिया। अंतर बस इतना है कि जम्मू कश्मीर का बुलडोजर थोड़ा हाईटेक है और एडवांस्ड है, जिसमें हथियार भी लगे हैं। इसमें सेना और सुरक्षा बल के लिए बंकर भी बने हुए हैं, जिसका ना गोली कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही बम बारूद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिले ये हथियार बहुत ज़्यादा खास हैं, इसलिए आतंकवादियों को कुचलने वाली इस एडवांस बुलडोजर की तस्वीरें और इस पर सत्ता की कुंजी आपको सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर ही देखने को मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर में हमारे रिपोर्टर इरफान ने इस एडवांस बुलडोजर, जिसे एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल या क्राइसिस सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल भी कहते हैं, उसकी एक जानकारी हमारे न्यूज़ मित्रों के लिए बहुत ही मेहनत से जुटाई है। यह आपको कहीं और भी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आप इस पूरी खबर को बहुत ध्यान से देखिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की स्ट्रेटेजी रहती है कि किसी आम नागरिक के घर पर घुस जाओ और वहां से सुरक्षा बलों को टारगेट करो। इसमें दिक्कत यह होती है कि आतंकवादी तो छिप छिप कर सुरक्षा बलों को देख लेते हैं, लेकिन हमारे जवान उन्हें नहीं देख पाते। कल भी जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में ऐसा ही हुआ था। 4 दिन पहले 26 फरवरी को पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 दिन बाद में कल अवंतीपुरा में कश्मीर पंडित कातिलों का एनकाउंटर कर दिया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बुलडोजर वाली इसी क्राइसिस सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल यानी एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया। काफ़ी लंबे वक्त से एक ऐसी बंकरनुमा गाड़ी की ज़रूरत थी जो कहीं भी घुस जाए और उसे गोलियों से कोई नुकसान भी ना हो। इसलिए जम्मू कश्मीर में सेना को 2 बंकरनुमा गाड़ी दी गई हैं। एक गाड़ी तो जेसीबी बुलडोजर का एडवांस वर्जन है, तो दूसरी गाड़ी थोड़ी छोटी है जो छोटी छोटी गलियों में भी घुस जाती है। हम आपको इन्हीं 2 बंकरनुमा बुलडोजरों के बारे में बता रहे हैं। इस पर हमने आपके लिए अलग अलग रील भी तैयार की हैं, वो दिखाएं उससे पहले इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स भी जान लीजिए। इस गाड़ी को क्राइसिस सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल यानी CSRV कहते हैं। सुरक्षा बलों को 2 तरीके की CSRV दी गई हैं, बड़ी और छोटी CSRV। बड़ी CSRV को बनाने के लिए JCB को मॉडिफाई किया गया है। इस CSRV में ग्रेड 4 क्वालिटी का लोहा लगा हुआ है, जिससे बैलिस्टिक राउंड की गोलियां भी इसमें छेद नहीं कर पाती हैं। इस गाड़ी में एक बार में 4 जवान, 1 कमांडर और 1 ऑपरेटर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। फायरिंग के लिए इसमें खास पॉइंट्स बने हुए हैं, जहां से आतंकवादियों को निशाना बनाया जा सकता है। CSRV 180 डिग्री से 360 डिग्री तक कवर करता है, यानी अपनी जगह से चारों तरफ घूम सकता है। CSRV करीब 18 से 20 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जा सकता है। इस गाड़ी में नाइट विजन कैमरे और लाइट भी लगे हुए हैं। कमांडर कैमरे में देखकर जवानों को कमांड देता है और उसी कमांड पर जवान आतंकवादियों को टारगेट करते हैं। इसमें और भी कई खासियत हैं। एक बार आप ये रील देखिए, फिर इसका ऑपरेशन भी आपको दिखाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल हमारे साथ मौजूद है। ये नीचे से ऊपर जाने में भी सक्षम है और साथ साथ में इसमें लेवल 4 का जो है लोहा इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें बैलिस्टिक जो राउंड आजकल चल रहा है वो भी इसको पार नहीं कर सकता। कि अगर कहीं रास्ता नहीं होती है तो ये टायर से नहीं चलती है, इसमें चेन सिस्टम है तो ये गड्ढों में भी पार हो जा सकती है। ये पूरा जो है
तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें चाहे कमांड कम्युनिकेशन, जवानों की सुरक्षा और सेफ्टी गैजेट्स, वो तमाम चीज़ें इसमें मद्देनज़र रखते हुए देख सकते हैं ये पूरी जो कह सकते हैं ऑपरेशनल आर्मर्ड व्हीकल जो है CSRV, इसे जो है बड़े ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे और जवानों के साथ जो यहाँ पर इसमें मौजूद रहते हैं ऑपरेशंस में। इस तरफ आप देख सकते हैं मैं इस गाड़ी में चढ़ा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन विंडोज है और जवानों के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बैलेट भी है, ये देख सकते हैं। ये बहुत ऊंचाई पर है, आप देख सकते हैं। ये नीचे का पूरा आप दृश्य देख लें। इसमें कमांड के लिए वहाँ पर जवान बैठे हैं, ऑपरेटर बैठे हैं और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर ये जो खिड़की की लेवल पर हम आ गए हैं और यहाँ से जवान जो है वो अब आतंकी पर फायर खोल सकता है। तो इसके द्वारा हम ऊंचाई पे आराम से अपने जवानों को खड़ा करके भेज देते हैं और खिड़की पे निशाना लगाकर उसको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, मार सकते हैं। अब समझिए जम्मू कश्मीर में ये बुलडोजर सुपर हिट क्यों हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घरों में छिप जाते हैं और वहीं से वो सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए आतंकवादियों के करीब जाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षा बल इस हाईटेक बुलडोजर से उस घर के करीब पहुंच सकते हैं, ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। सुरक्षा बलों के लिए वहां से आतंकवादियों को निशाना बनाना आसान होता है। इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है वो इस रील में देखिए। ये नॉर्मल जेसीबी नहीं है, इसको पूरा मॉडिफाई करके ऑपरेशंस के हिसाब से तैयार किया गया है। इसको एडवांस तरीके की हमारी डिपार्टमेंट द्वारा बनवाई गई है, जो कि हमारे यहाँ 2018 से है। इस अगले वाले हिस्से में सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। इस तरफ थोड़ा मुर्तजा आगे आके दिखाएं तो आप देख सकते हैं इसमें सीआरपीएफ के जवान इस जेसीबी में मौजूद है। ये आर्मर्ड जेसीबी बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों के हाथ में इस जेसीबी के अंदर हथियार है। रात को इस जेसीबी को इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर लाइटिंग भी लगाई गई है, इसे जो है ब्लड प्रूफ भी बनाया गया है। इसमें भी हम रात में भी काम कर सकते हैं, लाइट की व्यवस्था भी है, सब जगह कैमरा भी लगाए गए हैं। जो बाहर का दृश्य व्यू है एकदम उसमें रिकॉर्डिंग भी होता है। ये पूरा जेसीबी जो है, पिछला वाला हिस्सा इसका बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसे बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया है और पहला वाला हिस्सा जो है पूरा ब्लड प्रूफ लेवल 4 तक का कर दिया गया है ताकि जो जवान है वो अंदर सुरक्षित रखें। जब से आई है हम इसको यूज़ करते हैं, इससे हमें सहायता मिलती है और हम अचीवमेंट भी अच्छा करते हैं। तो इस बंकर नुमा बुलडोजर के लिए हथियार भी अलग तरीके के हैं और हाईटेक हैं। इसके लिए थर्मल कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें दीवार के पीछे छिपे आतंकवादियों को भी आसानी से देख सकते हैं और फिर उस दीवार समेत सारे आतंकवादियों को धमाके से उड़ाया जा सकता है। सेना के पास अभी ये फिलहाल सीआरपीएफ के पास है, सीआरपीएफ के पास हाईटेक हथियारों पर अब आप इस रील को देख लीजिए। हुए जवान है जो कि कश्मीर घाटी में किसी भी चुनौती को पार करते हुए डटे रहते हैं और इन्हें अब सक्षम बनाने के लिए कई हथियार और खासतौर पर आर्मर्ड गाड़ियां जो है वो दी गई है। ये लेवल 4 का निंजा 360 हेलमेट है सर। ये काफ़ी मतलब सेफ्टी है हमारे लिए और इसके साथ साथ इस पे हम GoPro कैमरा लगाते हैं। ये वायरलेस कैमरा होता है। ये भारत की बनी हुई है और बहुत ही अच्छा और कारगर हथियार है। इसकी 200 से 300 मीटर तक की रेंज है सर और इसमें 30 राउंड आते हैं। जो जवान होता है वो शील्ड के साथ ये इस वेपन को कैरी करता है।
इसमें 17 राउंड की मैगजीन है, 9mm पिस्टल है सर ये। इसमें 100 राउंड का बेड लगाकर और ऑटोमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा फायर डाल सकते हैं। इसका एक्यूरेसी इतना बढ़िया है कि 1000 मीटर पर हम किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकते हैं। एक साथ हम 6 के मतलब एक एक करके तुरंत हम दोबारा कॉक करने की ज़रूरत नहीं, हम उसके ऊपर भारी से भारी मात्रा में हम फायर डाल सकते हैं। जहाँ पे इसका ग्रेनेड गिरता है 10 मीटर रेडियस बिल्कुल कुछ नहीं बचता है। इसका नाम है 30mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम। इसका ये अपना रसिया का बना हुआ है। जहाँ पे इसका राउंड गिरता है वो बिल्कुल 7 मीटर में कुछ नहीं बचता है। इसको भरने और खाली करने के लिए 2 आदमी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोई सख्त कोई गाड़ियाँ हो, कोई दीवार तोड़ना हो, उसमें हम इससे यूज करते हैं। तो भारत में इस एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन अब तक इसमें सिर्फ 5 से 6 ऑपरेशन ही किए जा सके। दुनिया के कई देशों में इस एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। ये देश हैं इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और अब भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में इस एंटी टेरर आर्मर्ड व्हीकल से आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं और हमने इस पर बात की सीआरपीएफ के डीआईजी आलोक अवस्थी से। हमारा मेन फोकस रहता है कि हम मिलिटेंट अगर कोई आतंकवादी है सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाएं, पब्लिक का नुकसान ना हो और अपना नुकसान ना हो। तो हमारी इन रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं या साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस तरीके के व्हीकल डेवलप किए। आपने देखा इसको कि ये इसमें हमारा जवान प्रोटेक्टेड रहता है, कोलैटरल डैमेज जीरो है और हम सिर्फ पिन पॉइंटेड दुश्मन की तरफ निशाना साध सकते हैं। तो ये एक नमूना है। इसी तरीके से जो नॉर्मल जेसीबी है उसमें भी हमने 360 डिग्री टाइप का ऐसा बंकर बनाया है, लेवल 4 का प्रोटेक्शन देता है। उसमें भी हम उसको 20 फीट तक ऊंचाई तक 2 मंजिल 3 मंजिल तक ले जाके टारगेट कर सकते हैं। तो और इसके ये तो हो गया बचाव के। इसी तरीके से हमारे पास जो इक्विपमेंट है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक्सरे जैसी मशीनें हैं जो दीवार के आर पार अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसका भी पता चल जाएगा कि कोई आदमी अंदर है। तो और जो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी संभव है सरकार ने हमें प्रोवाइड कराई है और जवान ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस वाहन से आतंकवादी तो मारे ही जा रहे हैं और सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ा है। सबसे खास बात यह कि क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल ये मेक इन इंडिया है, यानी भारत में ही बनाया गया है। इस एक व्हीकल की कीमत 85 लाख रुपए है। विदेशों में इस तरीके की गाड़ियों की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए होती है। सत्ता में अब बात करते हैं पूरे देश में माफियाओं और अपराधियों पर एक्शन के लिए विख्यात हो चुके यूपी के बुलडोजर की। आज देश भर में उमेश पाल हत्याकांड में हुई बुलडोजर वाली कार्रवाई ट्रेंड कर रही है। एक बार फिर योगी सरकार ने बता दिया कि यूपी में उसका बुलडोजर माफिया के आंसू और दर्द का भूखा है। जब बुलडोजर का इंजन स्टार्ट होता है तो माफिया के मन में दहशत का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जब बालकनी टूटती है तो माफिया के घमंड का एक एक हिस्सा भी टूट कर गिर जाता है। जब बुलडोजर के जोर से दीवारों में दरारें आती हैं तो माफिया के रसूख और दबंगई में भी दरारें आ जाती हैं। हालांकि न्याय करने का अधिकार अदालतों का है, लेकिन यूपी सरकार ने बुलडोजर वाले विवादित इंस्टेंट न्याय का अब ट्रेंड चला दिया है। आज सुबह कुख्यात माफिया अतीक अहमद के राइट हैंड जफर अहमद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रयागराज में इसी घर में अतीक अहमद का परिवार किराए पर रहता था। जब प्रयागराज में बुलडोजर चला तो वही हुआ जिसका ऐलान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले विधानसभा में किया था। जफर अहमद का करीब 3 करोड़ रुपए का घर मिट्टी में मिल गया। जफर अहमद वही शख्स है जिसने माफिया अतीक अहमद के परिवार को पनाह दी थी। ये उन घरों में से एक है जहां हत्या के बाद शूटर्स ने ठहरने की बात कही जा रही थी। जब आपको पता चलेगा कि इस घर में कितने घातक हथियार रखे हुए थे तो आप चौंक जाएंगे। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि उमेश हत्याकांड में पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा, पुलिस के गन पॉइंट पर अगला नंबर किसका हो सकता है।
लेकिन पहले बुलडोजर वाली कार्रवाई पर 144 सेकंड की इस न्यूज रील को देखिए। ये देखिए आप किस तरीके से दरवाजे को गिरा दिया गया है। जो दरवाजा अंदर जाने का था उसको बुलडोजर के जरिए इस वक्त गिरा दिया गया है और यहाँ पर तेजी से बुलडोजर की कार्रवाई अब की जा रही है। राइफल मिली है, बताई जा रही है कि वो 2 नली राइफल है, वो लाइसेंसी है कि नहीं है, ये पूरे प्रकरण में पुलिस का कहना है कि जांच की जाएगी, लेकिन वो मिला है पुलिस को और यहाँ पर आज जमींदोज की कार्रवाई की जा रही है। जो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए। डिजिटल का जमाना है, अब हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए घटना करके, आपके घर में कोई घटना करके आ जाए और यहाँ खड़ा हो जाए, तो डिजिटल के ज़माने में कहीं कुछ नहीं किया जाता। ये केवल कहने से बात नहीं चलती है, कानून का इतना हनक होना चाहिए कि विधानमंडल का सत्र चल रहा है, इस समय दिन दहाड़े अपराधी गोली की बौछार कर रहे हैं। इसका मतलब है अपराधियों में सरकार का कोई खौफ नहीं रह गया। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जितनी कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें बिल्कुल हिचकेगी नहीं और उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी छूट है इन माफियाओं को जमींदोज करने के लिए। तो विधानसभा में सीएम योगी गरजे। आज एक बार फिर से माफिया के बहाने सीएम योगी ने सीधे समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। कहा कि पिछली सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जिसने यहाँ की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन यूपी में पुलिस का एक्शन जारी है। जफर अहमद के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने कुछ ही देर में गिरा दिया। जब अतीक अहमद का मकान जब्त किया गया था तो उसे पनाह की जरूरत थी, जो जफर ने इस घर में दी थी। ये देखिए कि बुलडोजर वाली कार्रवाई के दौरान इस घर से पुलिस को क्या क्या मिला। इसमें तलवार, पिस्टल, राइफल, हत्याकांड से जुड़े कुछ सबूत मिले। एक बार फिर से बता देते हैं, तलवार यहाँ मिली थी, पिस्टल मिली थी, राइफल मिली थी। इस हत्याकांड से जुड़े कुछ सबूत मिले थे। एक एल्बम भी मिली जिसमें अतीक अहमद और जफर अहमद की तस्वीरें दिखाई दी। आपको बता दें कि उमेश की हत्या 24 फरवरी को घुमनगंज में की गई थी। इसमें 13 शूटर शामिल थे। 6 शूटर गोली चला रहे थे, जबकि 7 बैकअप में थे। उमेश पाल की पत्नी जयापाल की शिकायत पर घुमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों, उसके साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के साथ ही 9 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको इस हत्याकांड के अहम किरदारों से भी मिलवा देते हैं। अतीक अहमद, जिसे मास्टर माइंड बताया जा रहा है, इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में ये बंद है। इस केस का दूसरा अहम किरदार है अशरफ अहमद, जो अतीक अहमद का छोटा भाई है। वो इस वक्त बरेली की जेल में बंद है। उस पर भी साजिश रचने का आरोप है। असद अतीक अहमद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है, फिलहाल फरार है। इसकी तलाश में एसटीएफ की टीम लगातार दबिश दे रही है।
सदाकत खान भी इस केस का अहम किरदार है। इसे गोरखपुर से गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहम्मद गुलाम शूटर, जिसके नेपाल भागने का शक है, दावा है उमेश पर पहली गोली इसी ने चलाई थी। अरबाज भी उमेश हत्याकांड में शामिल था। दावा है कि हत्या में इस्तेमाल हो रही गाड़ी यही चला रहा था। 27 फरवरी को अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक नाम गुड्डू भी है, जो अब तक फरार है। यह अतीक अहमद का करीबी है और साजिश में शामिल था। हत्याकांड में एक नाम साबिर का भी आ रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश है। इसे अतीक की फैमिली का करीबी माना जा रहा है। साबिर अतीक की पत्नी शाइस्ता का पूर्व ड्राइवर है। तो कहा जा रहा है कि उमेश हत्याकांड में अब तक की कार्रवाई सिर्फ झांकी है। मिट्टी में मिलाने वाली कार्रवाई की असल पिक्चर अभी बाकी है। बुलडोजर का इंजन स्टार्ट होने के बाद माफियाओं के मन में खौफ की एंट्री हो चुकी है। गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद दहशत में है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहले ही सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर अपने पति और बेटे को बेकसूर बता चुकी है और इन्होंने अपने पति यानी अतीक अहमद की हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल अतीक अहमद के फरार आरोपी बेटे असद की तलाश में एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। इसी सिलसिले में अतीक के बेटे असद की तलाश में यूपी एसटीएफ और पुलिस ने लखनऊ में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में दबिश दी। अतीक अहमद के फ्लैट नंबर 202 में यह दबिश दी गई। हत्याकांड के बाद इस फ्लैट में भी शूटर्स के ठहरने का इनपुट मिला था। छापेमारी के बाद अतीक के परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड 2 गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया गया। मर्सिडीज और लैंड क्रूजर को जब्त करके थाने में जमा करा दिया गया। असद की तलाश में प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र में छापेमारी हो चुकी है। बुलडोजर वाले एक्शन के बाद अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर और बढ़ने वाले बयान, बीजेपी सांसद जो बढ़ रहा है उसका ब्लड प्रेशर, उसके इस तरीके के बयान सुब्रत पाठक ने दिए हैं। विकास दुबे वाले कांड की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि अतीक की भी गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उमेश पाल की सुरक्षा में लगे हुए थे, उनकी भी हत्या कर दी, उमेश पाल की भी हत्या कर दी। तो किसके ऊपर हमला है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला है। और जब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला जो करेगा तो उसको क्या छोड़ दिया जाएगा? बुलडोजर भी जाएगा, अभी बहुत कुछ जाएगा। अतीक का क्या होगा? मैंने कहा कि अतीक की यदि गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पलट देनी चाहिए ऐसों की गाड़ी। तो क्या ये भविष्यवाणी मानी जाए? नहीं, क्यों? मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैंने कहा कि गाड़ी पलट जाए। जब विकास दुबे की पलट गई तो इसकी भी पलट जाएगी, तो मुझे कौन सा आश्चर्य होगा। और अब इस खबर का नजरिया नहीं, जो बुलडोजर की कार्रवाई और अदालत के इंसाफ के बीच का फर्क आपके सामने रखेगा। किसी बाहुबली और माफिया का घर बुलडोजर के वार से गिरते देखकर आम लोग खुश होते हैं और इससे थोड़ा समय के लिए सत्ता के नंबर भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस अपराधियों पर एक्शन के सुपरफास्ट गणित में कानून के सम्मान और नैतिकता को बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। ये सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी को भी सजा कानून के दायरे में रहते हुए ही मिले। यही मजबूत लोकतांत्रिक सत्ता की निशानी है। और अब सत्ता में अगली खबर एक फर्जीवाड़े की, एक ऐसा ग्लोबल स्कैम जो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर किया गया और टारगेट बनाया गया हिंदुस्तान को। आपने फेक न्यूज़ के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फेक देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने यूनाइटेड नेशन के मंच का मिसयूज किया और वो लोग तमाशा देखते रह गए जो अपने कपड़ों पर यूएन का टैग लगाकर खुद को दुनिया का मॉनिटर समझते हैं। ये खबर रेप के आरोपी नित्यानंद के फर्जी देश कैलासा से जुड़ी हुई है, जिसने यूनाइटेड नेशन का मजाक बना दिया। 22 फरवरी को जिनेवा में यूएन के एक सेशन के दौरान अचानक माइक एक महिला ने थाम लिया जो ऐसे काल्पनिक देश की प्रतिनिधि है जिसका नाम तक दुनिया के नक्शे पर नहीं है। भगौड़े नित्यानंद की इस इंटरनेशनल एजेंट ने कैलासा को अलग देश का दर्जा मिलने का दावा किया, साथ ही भारत पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। इसके बाद यूएन की क्रेडिबिलिटी के आगे फिर बड़ा क्वेश्चन मार्क घूमने लगा है। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर सेक्स स्कैंडल वाले ढोंगी बाबा नित्यानंद की शिष्या यूएन तक कैसे पहुंच गई? क्या यूनाइटेड नेशन का मंच कोई नुक्कड़ की दुकान है जहां कोई भी आ जा सकता है? यूएन में ऐसे सेशन क्यों होते हैं जहां कोई भी अपना इच्छाधारी एजेंडा चला सके? अगर ऐसा है तो क्या आने वाले वक्त में दाऊद जैसे डॉन और हाफिज सईद जैसे आतंकी भी यूएन के मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं? आखिर एक फर्जी देश को एक ग्लोबल मंच से एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैलाने की इजाजत कैसे मिल गई? यूएन के 193 मेंबर स्टेटस की लिस्ट में जब कैलासा जैसा देश कोई देश शामिल नहीं है तो नित्यानंद के एजेंट को भाषण का मौका कैसे मिला? क्योंकि कैलासा किसी संगठन की हैसियत से नहीं बल्कि एक देश की हैसियत से सेशन में शामिल हुआ था।
इस दौरान नित्यानंद की शिष्या विजय प्रिया ने जो कुछ कहा उस पर हमने आपके लिए एक छोटी सी रील तैयार की। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijay Priya Nityananda. So, Kailasa is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Pontiff of Hinduism, Nityananda Paramashivam. Kailasa has been implementing the ancient Hindu policies and indigenous solutions that are in alignment with the time-tested Hindu principles, because of which Kailasa has been very successful with sustainable development. The Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation for reviving the indigenous traditions and lifestyle of Hinduism. And he was even banned from preaching and exiled from his birth country. तो साध्वियों जैसी वेशभूषा, सिर पर केश की भारी जटाएं, ललाट पर टीका, गले में रुद्राक्ष की माला और गेरुआ वस्त्र। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा दफ्तर में जब अंग्रेजी में भाषण देती महिला का वीडियो लोगों ने देखा तो सोच में पड़ गए कि ये किस देश की प्रतिनिधि है। लेकिन बाद में जब रेप के आरोपी नित्यानंद ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से इसकी फोटो डाली तब कहानी समझ में आई। जिस महिला ने नित्यानंद की टूल किट बनकर दुनिया के सामने एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा चलाया उसका नाम है विजय प्रिया नित्यानंद। जब हमने इसकी कुंडली निकाली तो क्या कुछ पता चला वो भी सुनिए। विजय प्रिया नित्यानंद खुद को यूएन में कैलासा देश की स्थायी राजदूत बताती है। विजय प्रिया के मुताबिक उसका घर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। विजय प्रिया को काल्पनिक देश कैलासा में डिप्लोमेट का दर्जा मिला हुआ है, यानी वो एक फर्जी देश की फर्जी डिप्लोमेट भी है। और यही विजय प्रिया कैलासा की ओर से दूसरी संस्थाओं से समझौते भी करती है। तो नमस्कार के बजाय नित्यानंदम के से अपने भाषण की शुरुआत करने वाली विजय प्रिया ने नित्यानंद को एक परम प्रतापी संत और लोगों का उद्धार करने वाले एक गुरु के तौर पर पेश किया। लेकिन अब हम आपको इस भगौड़े गुरु की क्राइम कुंडली भी दिखा देते हैं। भारत के रिकॉर्ड्स में नित्यानंद के नाम के आगे बोल्ड और कैपिटल लेटर में क्रिमिनल लिखा हुआ है, जो रेप का आरोपी है और एक भगौड़ा है। नित्यानंद पर साल 2010 में उसकी ही एक शिष्या ने रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद नित्यानंद की एक अश्लील सीडी सबके सामने आई थी। इसका असली चेहरा उस वक्त सबने देखा। नित्यानंद पर अपने ही आश्रम में बच्चों को किडनैप करके रखने का भी आरोप है। इतने संगीन इल्जामों के बाद भी नित्यानंद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ ही वक्त में वो जमानत पर बाहर आ गया और फिर साल 2019 में वो भारत छोड़कर भाग गया। भारत छोड़कर भागने के बाद नित्यानंद को लेकर जो खबरें आईं उसमें हर किसी को चौंका दिया। समंदर के एक टापू पर रेप के आरोपी नित्यानंद ने एक ऐसा रहस्य लोक बना लिया जहां उसकी स्वयंभू सरकार है। पता चला कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में नित्यानंद ने ज़मीन खरीदी। साल 2019 में नित्यानंद ने, हम बता देते हैं आपको पूरा एक बार डिटेल में, इक्वाडोर में उसने ज़मीन खरीदी थी। 2019 में अलग देश बनाने का उसने दावा कर दिया था। 2019 में अपने द्वीप को रिपब्लिक ऑफ कैलासा का नाम भी उसने खुद से ही दे दिया था। खुद ही काल्पनिक देश का प्रधानमंत्री भी बन गया और कैलासा को दुनिया का पहला हिंदू देश वो बताता है। और इसके अलावा ये पूरा प्रोपोगेंडा एजेंडा उस हिंदू राष्ट्र के तरीके से वो अब यूएन में अपने प्रतिनिधियों के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान से करीब 16,000 किलोमीटर दूर नित्यानंद का ये मायावी लोक बसा हुआ है। यहाँ तक कि उसने इसकी एक वेबसाइट भी बनाई हुई है। कथित देश के झंडे पर खुद की तस्वीर लगा दी है और लोगों को कैलासा आने के लिए वीज़ा जारी करने के भी दावे करने लगा है।
जिस फर्जी देश कैलासा ने यूएन के मंच से घुसपैठ करके सबको चौंकाया, उस काल्पनिक देश का मालिक नित्यानंद अपना मिशन निशान और अपना संविधान भी चलाता है। कैलासा की जो वेबसाइट बनाई गई है उसमें राष्ट्रीय पशु नंदी को बताया गया है। राष्ट्रीय पेड़ के तौर पर बरगद की तस्वीर लगाई गई है। इसका खुद का राष्ट्रीय ध्वज भी है जिसे ऋषभ ध्वज का नाम दिया गया है और इस पर नित्यानंद की तस्वीर भी लगी हुई है। कैलासा अपना राष्ट्रीय फूल कमल को बताता है। कैलासा में प्रमुख तौर पर अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल भाषा बोली जाती है, जबकि इसकी खुद की एक करेंसी भी है जिसे नित्यानंद ने कैलासियन डॉलर का नाम दिया है। तो नित्यानंद खुद के भगवान होने का दावा करता है, लेकिन सच यह है कि वो रेप जैसे जघन्य अपराध का आरोपी है, भगौड़ा है और भारत के लिए एक मोस्ट वांटेड है। और इसी मोस्ट वांटेड की एक शिष्या ने यूएन का मंच इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया और विक्टिम कार्ड भी खेला। आपने मिट्टी के शेर के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कागज के शेर के बारे में बताते हैं। इसे आप यूएन यानी यूनाइटेड नेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कागज के शेर से कोई डरता नहीं है। ये कागज का शेर दहाड़ता नहीं है, म्यूट रहता है और इसके म्यूट बटन वाला रिमोट कुछ ऐसे शक्तिशाली देशों के हाथ में रहता है जो अपनी इच्छानुसार उसे खोलते और बंद करते हैं। ये कागज वाला ऐसा ग्लोबल सरपंच है जो खुद को दुनिया का बिग बॉस समझता जरूर है, लेकिन है बिल्कुल नहीं। ये वही यूएन है जो तमाम दखल के बावजूद रूस और यूक्रेन की जंग तक नहीं रोक सका और ये जंग 1 साल के बाद भी जारी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ये यूएन सिर्फ चिंता और निंदा करता रहा और आज तक अफगानियों पर तालिबान का जुल्म नहीं रुक पाया है। कोरोना के केस में भी यूएन वायरस के एपिसेंटर चीन पर एक्शन लेने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सका। वैसे तो इतिहास के पन्ने यूएन की नाकामियों से भरे पड़े हैं, लेकिन ये कुछ हालिया नाकामियां हैं जो यूएन की मौजूदगी पर सवाल उठाती हैं। साल 2021 में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी यूएन के मंच से यूएन को उसकी चुप्पी पर आईना दिखा चुके। और अब बात करते हैं सत्ता की खबर के असर की। हम जो दिखाने जा रहे हैं ये असर देखकर आप मानेंगे कि सत्ता में खबर चली तो इसका असर होने की गारंटी है। सत्ता में कल हमने गलवान में शहीद जवान के पिता के साथ हुए अपमान की खबर दिखाई थी। हमने बताया था कि राष्ट्रवाद पर जो खून गलवान झड़प के बाद खौल रहा था, शहीद के पिता के साथ बदसलूकी के बाद वो ठंडा पड़ चुका था। सत्ता में इस खबर को दिखाए जाने के बाद असर हुआ। आज बिहार विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक तख्तियां लेकर उन्होंने हंगामा किया और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी की और अब इस मामले में एक जांच कमेटी बना दी गई है। लेकिन इस सब के बीच में सत्ता का वक्त भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से ये न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।